नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। करेंगे जवाब तो चाहिए की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आज जो बड़ी खबर है कंगना रनौत के बारे में, वो खबर हम आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कंगना रनौत को सीआईएसएफ की एक महिला सुरक्षा कर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद कंगना ने क्या बयान दिया, पहले उसको सुनिए। आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ नमस्ते दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो हैं वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। एयरपोर्ट की जहां पर उनके साथ बदसलूकी की गई, जिस कैबिन में अभी आप जो हमारे दाहिने तरफ जो कैबिन देख रहे हैं वो महिला सुरक्षा की, उसी कैबिन में कंगना रनौत की सुरक्षा जांच हो रही थी और जांच के दौरान महिला सुरक्षा कर्मी ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया, जैसा कि अभी कंगना बता रही थी। और पूछने पर जब उससे पूछा कंगना ने कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्हें कहा कि वो महिला जो है वो किसान प्रोटेस्ट का समर्थन करती, यानी खालिस्तान समर्थित वो महिला सुरक्षा कर्मी थी, जिसे शिकायत के बाद जो है हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ उनसे की जा रही है और इस बात की भी जांच जरूरी है। जो कंसर्न कंगना रनौत ने जताया है कि पंजाब में जो आतंकवाद की घटना बढ़ रही है उसे हैंडल किस तरीके से किया जाएगा, ये बहुत बड़ी यही वो महिला सुरक्षा कर्मी है जिसने कंगना रनौत को सुरक्षा चेक के दौरान जो है थप्पड़ जड़े और कहा कि वो किसान प्रोटेस्ट का समर्थन करती है और इसीलिए वो कंगना रनौत को थप्पड़ मारी, क्योंकि कंगना रनौत बीजेपी की एमपी है, मंडी से अभी चुनी गई है और बीजेपी समर्थक है और किसान आंदोलन का वो विरोध कर रही थी और किसान आंदोलन के विरोध में उसके बहुत सारे ट्वीट थे। शायद यही वजह है कि उसने कंगना रनौत को सुरक्षा चेकिंग के दौरान जो है थप्पड़ मारा। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो इसी कंसर्न को दिखाता हुआ है कि जी 33 सीटों से दूर रही बीजेपी के सत्ता में अपने बूते नहीं आने से क्या क्या नुकसान हुई है, उसकी एक बानगी भर है। ये एयरपोर्ट की जो घटना हुई है, ये कंगना को केवल थप्पड़ जो मारा गया है, ये केवल आज की एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। और जिस तरीके से इस घटना की शुरुआत हुई है, ऐसा लगता है कि आगे भी इस तरीके की चीजें होती रहेगी, क्योंकि बीजेपी की अब सरकार जो है उतनी मजबूत नहीं रहेगी। एनडीए की यह सरकार है और एनडीए को का कंसर्न, बीजेपी का कंसर्न एक हो। बिल्कुल, तो जवाब तो चाहिए। वे आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिसे मोदी सरकार के तीसरे टर्म में एड्रेस किया जाना था, लेकिन बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन या अपने बूते मैजिक नंबर से दूर रहने के कारण अब ये सारे मुद्दे कम से कम 5 वर्षों के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे। हिंदू राष्ट्र, जनसंख्या नियंत्रण कानून, यूसीसी, वक्फ बोर्ड, लव जिहाद, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर फैसला अब टाल दिया जाएगा। अब इन पर ना तो कोई चर्चा होगी और ना ही कोई बड़ा फैसला ही लिया जा सकेगा। जिन मुद्दों पर सवार होकर बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी, जिन मुद्दों के कारण जनता ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया था, देश के 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनवाई थी। 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार बनवाई गई थी। क्या वह 2024 में हुई छोटी सी चूक से खत्म हो जाएगी? क्या इन मुद्दों के लिए दिल्ली सदा के लिए दूर हो जाएगी? जनता ने 2024 में बीजेपी को बहुमत के मैजिक नंबर से 33 कदम पहले ही रोक दिया। सनातन के सदियों का संघर्ष एक क्षण में शिथिल हो गया। बीजेपी के बहुमत से दूर रहने का फायदा भले ही कांग्रेस या विपक्ष को सीधे रूप में ना मिला हो, लेकिन इसका नुकसान देश को और सनातन समाज को सीधा होता हुआ दिख रहा है। यह नुकसान सनातन समाज की भुगतान करना पड़ेगा। इस नुकसान का भुगतान सनातन समाज को, आपको और हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इस नुकसान के लिए जिम्मेदार भी आप और हम और सनातन समाज ही है। देश और समाज को मजबूत बनाने के लिए जिन मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाना था, उसकी कार्य योजना तैयार की जानी थी, जिसका खाका बनकर तैयार हो चुका था, वो सारे काम, वो सारे मुद्दे अब अपने अंजाम तक शायद ही पहुंच पाए, या अगर पहुंचे भी तो उसके पहुंचने में कम से कम 5 वर्ष की देरी जरूर हो जाएगी। 5 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुमत बीजेपी को नहीं,
एनडीए को मिला है और एनडीए के एजेंडे में ये सारे मुद्दे नहीं हैं जो बीजेपी के एजेंडे में हैं। इससे पहले और इसके अलावा कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिसका बीजेपी पहले विरोध करती थी, लेकिन अब शायद एनडीए नेताओं के दबाव में उन्हें अपना स्टैंड बदलना पड़े या अपना रुख जो है वो नरम करना पड़े। जातीय जनगणना और अग्निवीर योजना को लेकर एनडीए में शामिल नेताओं के रुख को देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी को अपने रुख पर पुनर्विचार करने का दबाव रहेगा। बीजेपी को अपना रुख शायद नरम करना पड़ सकता है। बीजेपी अभी भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उसे 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत भी हासिल है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती के कारण उन्हें ये समझौते करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की राह चलनी पड़ेगी। गठबंधन का धर्म निभाना पड़ेगा। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी के कोर एजेंडे को पूरा करने के हिसाब से दिल्ली अभी दूर है। क्या देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए करना होगा भी और इंतजार। क्या बीजेपी अपने एजेंडे को एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में करा पाएगी शामिल, और सबसे अहम ये कि सनातन की दृष्टि से बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के प्रधानमंत्री मोदी में क्या अंतर है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, वो उनसे मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले इन मुद्दों पर जो बीजेपी का कोर एजेंडा है, उन एजेंडे पे बीजेपी का स्टैंड क्या था, उनको लेकर के बीजेपी के नेताओं के बयान क्या थे। एक बार जरा कुछ बयानों को हमने कलेक्ट किया है, पुराने बयान हैं लेकिन आज मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, इसलिए उसे कलेक्ट करके रखा है। एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकतंत्र को भी खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भारत के अंदर आज समय आ गया है एक कड़ा कानून बने जनसंख्या नियंत्रण के लिए, कॉमन सिविल कोड के लिए। जहां जहां देश के अंदर अखंड भारत को देखें तो जहां जहां देश बहुसंख्यक की आबादी गिरी, आज बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, लोकतंत्र नहीं के बराबर है। भारत के अंदर में कश्मीर को देखें, आज केरल को देखें, आज बंगाल को देखें, बिहार के पूर्वांचल को देखें, यहां सामाजिक समरसता टूट रहा है। ऐसी स्थिति में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में सामाजिक समरसता के लिए, देश में विकास के लिए एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जानी चाहिए, उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पर एक समान लागू हो। ट्रिपल तलाक समाप्त किया और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी सिर्फ उत्तराखंड में आया है, मोदी जी ने संकल्प पत्र में घोषणा की है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, पूरे देश भर में यूसीसी लाने का काम और मुस्लिम पर्सनल लॉ समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जीत गए तो सारे वक्फ बोर्ड के लैंड जो हड़प लिए ना उन्होंने सारे बाहर निकालूंगी मैं। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेह तीरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी
देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है, यही लोग कहते हैं। तो बीजेपी के बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी और उनके जितने ही बड़े नेता थे वो अपने कोर एजेंडा पे अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे थे। चुनाव के दौरान भी उन्होंने हर एक बार ये कहा कि बीजेपी सरकार में आती है, सत्ता में आएगी। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री जब बनेंगे, शपथ लेंगे, तो उसके बाद इन सारे कोर मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ तो लेंगे, लेकिन वो एनडीए के प्रधानमंत्री होंगे, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हुए। इसलिए इन कोर एजेंडों पर एक सवाल या निशान लग गया है और इसमें शायद डिले हो जाए। लेकिन इसके बीच हमारे पास एक बड़ी ब्रेकिंग सहारनपुर से आ रही है। सहारनपुर में इमरान मसूद की जीत के बाद, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस की टिकट पर जीत के आए हैं, उसके समर्थकों ने हुड़दंग मचाया। वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार युवक सड़क पर हुड़दंग करते नजर आए। एक बाइक पे तीन तीन मुस्लिम युवक, आप कह सकते हैं, बिना किसी हेलमेट के ट्रैफिक नियम का उल्लंघन, लोगों के बीच में दंगा फैलाने की कोशिश। बाइक रैली को इस तरीके से निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने पूरे देश को, पूरे इलाके में इसने हुड़दंग मचाया। और जहां पे यह हुड़दंग मचा था, वहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर, कुछ 100 मीटर की दूरी पर वहां पर थाना है। थाने को मौजूद सुरक्षा कर्मियों को धत्ता बताते हुए, वहां पर सरकार को चुनौती देते हुए इमरान मसूद के समर्थकों ने वहां पर हुड़दंग मचाया, जमकर हुड़दंग मचाया। कुतुबशेर थाने के सामने से हुड़दंग मचाएगा, लेकिन किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिना किसी हेलमेट के एक ही गाड़ी पर तीन जो समर्थक है इमरान मसूद के, वो वहां से हुड़दंग करते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। 50 अज्ञात लोगों पर मामला हालांकि अभी दर्ज कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी किसी की अभी तक नहीं हुई। ये तो बस झांकी है। और अभी आपको मैं बता दूं कि इस बार जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 में, उसमें 98 मुस्लिम सांसद चुन के आए हैं। और यह जो हुड़दंग आप सहारनपुर में देख रहे हैं, ये उन 98 इलाके में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि आपने उन्हें चुन करके भेजा है। जो 2024 में लोकसभा चुनाव में लोग हुए हैं, जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इस बार जो संसद 18वीं लोकसभा की बैठेगी, उसमें 98 मुस्लिम सांसद होंगे। और उनमें से एक इमरान मसूद के समर्थकों का हाल आप देख रहे हैं, उनके समर्थकों की करतूत आप देख रहे हैं इस विजुअल में। और ऐसी करतूतें जो है बाकी जगह पे भी आएंगी आपके सामने धीरे धीरे। ये तो बस शुरुआत है। अब करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। उन मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। बीजेपी की तरफ से खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, इकबाल अहमद साहब हैं कांग्रेस की तरफ से, और सुरेंद्र स्वामी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, और वीएचपी से हमारे साथ हैं अमितोष पारिक। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं कांग्रेस के नेता इमरान मसूद साहब से करना चाहूँगा। माफ़ कीजिए, इकबाल अहमद साहब से, चूंकि इमरान मसूद की खबर चल रही थी, जुबान पे इमरान मसूद ही आ गया। इकबाल अहमद साहब, ये जो खबर आई है और जो एनडीए की सरकार बन रही है, रिजल्ट, सबसे पहले मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। और इमरान मसूद के समर्थकों ने जो हुड़दंग मचाई है, मैं चाहूँगा इस पर भी आप अपनी टिप्पणी दें। उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, खेमचंद जी के पास जाऊँगा। इकबाल अहमद, जो आपने अभी वीडियो चलाई है सहारनपुर की, जी, जो आपने कहा कि हुड़दंग, बात तो ठीक है। ये इस तरीके से बाइक नहीं निकालनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, हेलमेट होनी चाहिए। गाड़ी पे 3 लोग बैठ के चल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसका समर्थन नहीं करता हूं मैं। इसके लिए मैं कहता हूं कि ये गलत है। ये इमरान साहब तो सामने नहीं दिखे हैं, लेकिन उनके समर्थक हो सकते हैं, उनके लोग हो सकते हैं, या उनकी जनता है जो खुशी मनाने के लिए निकल चुकी सड़क पे। तो इसके लिए वो लोगों को समझाएंगे। भाई वहां के प्रतिनिधि हैं, तो जरूर उन लोगों से बात करके इस चीज को कहेंगे कि भाई ऐसा सड़कों पे नहीं होना चाहिए। वो तो खैर बात की बात है जी। और आप क्या? जी ठीक है, मैं इसी पे आपके विचार था। मैं सीधे जो है खेमचंद जी के पास जाऊंगा। खेमचंद जी, ये जो जीत है या ये जो हार है, मैं दोनों चीज़ कहूँगा। जीत है एनडीए की और हार मैं बीजेपी की मानता हूँ, क्योंकि उन मुद्दों की हार है। क्योंकि बीजेपी के मैजिक नंबर तक नहीं पहुँचने के कारण जिन मुद्दों की हार हुई है, जिन लोगों की सोच, जिन लोगों के सपने टूटे हैं, उनमें वो सनातन समाज है। जिन एजेंडे को लेकर के लोग समर्थन के लिए, वो सारे एजेंडे अब या तो 5 साल डिले हो गए, या नहीं तो हो सकता है वो ठंडे बस्ते में चले गए। मैं चाहूँगा आपसे, क्या आपको लगता है कि ये जो सारे मुद्दे हैं, जो मुद्दे मैं आपको दिखाएं कि लफ्ज़ जिहाद का मुद्दा है,
यूसीसी का मुद्दा है, जनसंख्या नियंत्रण है, वन नेशन वन इलेक्शन का मामला है, लफ्जियात पे कठोर कानून बनने थे, ये सारी चीज़। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपने इन एजेंडों, कोर एजेंडे के जो मुद्दे हैं, क्या बीजेपी उसे एनडीए का मुद्दा बना पाएगी? खेमचंद जी, खेमचंद जी की आवाज एक बार। जी जी बोलिए खेमचंद जी, आ रही है आवाज। तो मुकेश जी, ना तो ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और ना ही एनडीए की हार है। हमें किसी भी तरीके से हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हम पूरे उत्साह में हैं और ये बहुत बड़ी जीत है, हिस्ट्री क्रिएट हुई है, इतिहास बना है कि तीसरी बार नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर सरकार बनाने जा रहे हैं। और 60-62 साल के बाद एक बड़ा दौर आया था जब कोalition गवर्नमेंट बनती थी। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि किसी की मेजोरिटी आ सकती है। हमारी 2 बार मेजोरिटी आई और तीसरी बार भी हम ऑलमोस्ट मेजोरिटी के पास हैं। और अब हमारा जो गठबंधन है, प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल नहीं कह रहा हूँ, प्री पोल अलायंस हमारा 300 के ऊपर पहुंच चुका है अब ओवरऑल। और जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपना बहुमत सिद्ध करेंगे तो आप देखेंगे ये संख्या और भी आगे बढ़ने वाली है। तो हमें ज्यादा दुख करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज, जो भी कानून, जो भी स्टेप हमारे देश हित के लिए जरूरी है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑलरेडी बोला कि जो आने वाले 10 साल, 50 साल, 100 साल हमारे देश की जो एक नींव रखने वाले चीजें हैं, उन पे जरूर काम होगा और मजबूती से काम होगा। किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मोदी 3.0 और सशक्त होकर बाहर निकले हैं और ज्यादा मजबूती से काम करेंगे। और सब जानते हैं एक इतना बड़ा काम हुआ है कि तीसरी बार सरकार बनाई है और जो लोग इकट्ठे हुए, पूरी अफवाह फैलाई, झूठ फैलाया, लोगों को डराया, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, समाज को डराने का काम किया, समाज को उन्होंने बहकाने का काम किया, वो लोग सब मिलके भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की बराबरी भी नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी का मतलब खेमचंद जी, आप कह रहे हैं कि जो मुद्दे आपके थे, जो मुद्दे बीजेपी के थे, वो मुद्दे जो हैं एनडीए के भी होंगे। और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, जो भी देखिए, जो भी देश के लिए जरूरी है वो जरूर हमारे एजेंडा में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। और मैं आपको बताऊं कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार बिल्कुल नहीं है। हमने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन किया है। हम उड़ीसा में सरकार बनाने जा रहे हैं, हम आंध्रा में सरकार बना रहे हैं और आने वाले समय में तेलंगाना में हमारी सरकार, अरुणाचल भूल गए आप। अरुणाचल में तो हम रिपीट कर रहे हैं, नहीं अरुणाचल में हम रिपीट कर रहे हैं। ये 2 नए स्टेट हमारे उसमें ऐड हुए हैं, आंध्रा और उड़ीसा। ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों ने तमिलनाडु में इस तरीके का प्रदर्शन किया है कि डीएमके और एआईडीएमके दोनों की जो दांत इकट्ठे हो गए, क्योंकि हम वहां पे बहुत सारी सीटों पे नंबर। केरला में आपने पहली बार ओपनिंग की है, केरला में आपकी ओपनिंग हुई है। केरला में हमने पहली बार सिर्फ ओपनिंग नहीं की है, 4-5 सीट और भी ऐसी थी जहां पे हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और ऑलमोस्ट हम नेक टू नेक थे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ इस इलेक्शन में पाया है, कुछ लर्निंग्स भी रही हैं, उनको इम्प्रूव करेंगे और बेटर करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, चलिए, तो आपका कंसर्न आपने कहा पॉलिटिकली कहा। मैं एक वीएचपी के पास जाता हूँ। मैं हमारे साथ जो वीएचपी के प्रवक्ता अमितोष पारीख हैं, युवा हैं और बहुत ही प्रखर होकर के बहुत सही आकलन करते हैं। कितने खुश हैं आप अमितोष पारीख और कितने निराश? धन्यवाद मुकेश जी। सबसे पहले तो जिस तरह से आप मेरा इंट्रोडक्शन देते हैं, मेरे पे दबाव और ज्यादा आ जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सही बोलना पड़ेगा। लेकिन ये आपका स्नेह है और इसलिए क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से ये चुनाव इस देश ने देखा, मुझे सबसे पहला वक्तव्य इस बात को रखने पे पड़ेगा कि इस चुनाव के रिजल्ट से ये समझ में आया कि हिंदू हारा, जीता तो वो राजपूत, यादव या जाति जीत गई। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिस तरह से कांग्रेस इस भारत के अंदर में लेके आई थी, उस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का वर्तमान स्थिति के अंदर में एक उदाहरण जो है वो हम सबके समक्ष है, जिस तरह से फैजाबाद अयोध्या की सीट हमारे। अब आप ये देखिए कि आगे अभी मेरे सम्मानित प्रवक्ता जो बात कह रहे थे कि वही मुद्दे चलेंगे जैसे चलेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जब गठबंधन की सरकार बनती है, आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज किसमें कि उनकी शर्तों को मानना, सेक्रीफाइस किसमें कि उनकी विचारधारा को अपनाना। आप इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि विचारधारा को अपनाने के लिए, क्योंकि यही स्टेटमेंट टीडीपी कर रहा है चंद्रबाबू नायडू का कि हम मुसलमानों की तरफ से पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे यूसीसी के अगेंस्ट अगर आवश्यकता पड़ी तो। और चुनाव से पहले भी ये बात कही गई थी विपक्ष पार्टियों द्वारा कि आप पहले जो नायडू है, चंद्रबाबू नायडू, ये क्लियर करते हैं यूसीसी पे स्टैंड किया है, लेकिन उनका स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। आज जिस तरह से आप वापिस देखेंगे, टीडीपी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि हम भारी समर्थन देंगे, नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट दिया हम भारी समर्थन देंगे। इसका मतलब यही हुआ कि गठबंधन की सरकार हमेशा शर्तों के ऊपर में चलाई हुई सरकार है, राष्ट्र हित को दूसरे नंबर पर रखते हुए चलती हुई सरकार बनेगी। जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी की छवि 10 साल में रही,
कि नेशनल इंटरेस्ट में काम करना, हिंदुत्व पे काम करना, और हिंदुत्व पे काम करना तो मैं ये कहता हूँ ये एजेंडा है, और इसलिए एजेंडा है क्योंकि पालमपुर रिजोल्यूशन के अंदर में 1900 के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को अपना एजेंडा माना था। जिस तरह से फ्री हैंड की विचारधारा रही, फ्री हैंड इमेज भारत के प्रधानमंत्री की रही, मुझे लगता है आज गठबंधन की सरकार में वो मुद्दे जो देश को फ्री हैंड चल रहे थे, लोकसभा में मेजोरिटी को क्लेम करते हुए थे, उनके अंदर में कहीं ना कहीं देश को पीछे बैकफुट लेना पड़ेगा, क्योंकि विचारधारा सबकी अलग है, साथ खड़े होना है, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स है। जी बिल्कुल, बड़ा सही कहा आपने। मैं एक बार इकबाल अहमद जी के पास फिर से जाऊंगा, उसके बाद सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाऊंगा और पूरा जो आप लोगों ने कहा उसका विश्लेषण वो किस तरीके से करता है, वो किस तरीके से देखते हैं, मैं उनका आकलन लूँगा। लेकिन मैं एक बार इकबाल अहमद साहब जी के पास आऊँ। इकबाल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये जो एजेंडा, ये जो सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, आपकी सरकार नहीं बनी, हालांकि आपने कोशिश बहुत की और पिछली बार जो नंबर्स थे कांग्रेस के, कम से कम विपक्ष का दर्जा उन्हें मिल गया, हालांकि 100 के भीतर जो है आप सिमट गए। जो मुद्दा देश का है, जो मुद्दा राष्ट्र का है, जो मुद्दा बीजेपी का है, वो मुद्दा कांग्रेस का क्यों नहीं है? वन नेशन वन इलेक्शन कांग्रेस का मुद्दा क्यों नहीं है? जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनाना कांग्रेस का मुद्दा क्यों नहीं है? बंद करो जी इकबाल साहब। सबसे पहले तो आप ये जो आपने कहा है कि कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाया है, कांग्रेस कितना ज्यादा आगे बढ़ के निकली है पूरे देश में, और लोगों ने कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को कितना पसंद किया है ये आपने देखा। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी जो 4 लाख से चुनाव जीते थे, जिनको राहुल गांधी जी को ना जाने क्या क्या उनको बनाया गया, कितना उनके ऊपर पैसा खर्च किया गया राहुल गांधी को के खिलाफ, लेकिन राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में एक नायक बन के लौटे, और दोनों जगह से, चाहे रायबरेली हो और चाहे केरला हो, ये दोनों जगह से वो 3,80,000 3,90,000 से चुनाव जीत के आए। और प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं और देश के सबसे बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, वो 1,50,000 में सिमट जाते हैं। सुबह के टाइम 2 राउंड वो हार भी जाते हैं चुनाव। तो इस तरीके से जनता ने नकारा है बीजेपी को। इनको तो नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए था। इकबाल साहब, मेरा सवाल कुछ और है, इस पे कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पे बोल दिया। अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस पर भी तो बोलिए। जो देश का मुद्दा है वो कांग्रेस का मुद्दा क्यों नहीं है? आपने मुकेश जी एक बात निकाली तो उस पर मैंने ये सारी बातें, ठीक है, वो तो सुन लिया मैंने रोका नहीं आपको। अब बोले आगे बढ़ाए। जी जी। नहीं, देश के हित में हम कांग्रेस पार्टी देश के हित में जो भी सवाल होते हैं उनके लिए वो चलती है, उनके फैसले लेती है। उनसे जैसे राहुल जी कन्याकुमारी से और कश्मीर तक चले, लोगों से 1 to 1 मुलाकात किया। अब मैनिफेस्टो जो बना था कांग्रेस का, उन लोगों से बात करके ही मैनिफेस्टो बना था। तो जो उस मैनिफेस्टो को तो रिजेक्ट कर दिया ना, जनता ने तो रिजेक्ट किया ना आपके उस मैनिफेस्टो को। भले आपके नेता ज्यादा मार्जिन से जीत गए हों, लेकिन आपके नेता को तो देश ने रिजेक्ट कर दिया ना। आप 100 के भीतर सिमट गए। आपकी पूरा गठबंधन जो है वो 234 पे आके सिमट गया। आप बातें ऐसे करें जैसे लग रहा है सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं आपको बहुमत मिल गया हो, और जब से रिजल्ट आया तब से आप लोग वैसा ही उछल रहे हैं जैसे लग रहा है कि सरकार बना रहे हैं आप। अरे भाई, बीजेपी को 33 सीट कम आई, एनडीए को गठबंधन है, एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया है जनता ने। हम तोड़ फोड़ की सरकार तो बनाएंगे नहीं। आपके नेता तो कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे। अब आज आप बताइए कि जो मोदी जी बोलते थे, तमाम आपने थोड़ी छोटी क्लिपें दिखाई हैं बीजेपी के बड़े लीडरों की, जिसमें मोदी जी भी इन्वॉल्व हैं। क्या वो इन मुद्दों पे जो बोल के गए हैं चुनाव में लोगों से, वो कर पाएंगे इस सरकार में? बैसाखी वही तो हमारी चिंता है, नहीं कर पाएंगे, इसी बात की तो दिक्कत है, वही तो चिंता है। देश कितना पीछे चला जाएगा, वही तो मैं बोल रहा हूं, और उसी के लिए तो मैं ये आज प्रोग्राम कर रहा हूं कि भाई जो कह रहे थे वो अब नहीं कर पाएंगे, लेकिन कांग्रेस अगर चाहे तो कर पाए, एनडीए के दूसरे नेता अगर चाहे तो कर पाए। अगर कांग्रेस या एनडीए के जो दूसरे गठबंधन है वो अगर राष्ट्रहित में अगर फैसले लेंगे तो ये फैसले हो जाएंगे, क्योंकि उनके जितने भी फैसले थे। जनता ने नकारा है ना, फिर नकारा आपको है ना भाई साहब, आप गजब बात कर रहे हैं। 100 के भीतर सिमटे हुए आप है, आपका गठबंधन 200 के नीचे है, 234 आपका 250 के नीचे में है, फिर आप कह रहे नकारा मोदी जी को है। गजब बात कर रहे हैं आप। सीधा गणित भी समझ में नहीं आ रहा आपको। 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 98 सीट आपको मिले। आप बोल रहे हैं कि हमें जनता ने सब पसंद किया है, राहुल जी हमारे नायक बन के आए हैं।
भाई आप टीवी वाले भी कह रहे थे और उनके नेता भी चिल्ला रहे थे मंचों से 400 पार 400 पार 400 पार। भाई ठीक है, नहीं आया 400 पार, उनकी स्ट्रैटेजी थी ना। आप भी 295 कह रहे थे ना, कहाँ आया 295? आप दोनों फेल है ना इस मामले में। टारगेट आप दोनों ने जो सेट किया था, आप दोनों फेल हुए हैं। लेकिन एनडीए पास हुई, बीजेपी 272 में फेल हुई है। आप जो है 100 भी नहीं लाए, इसलिए आप तो पास भी नहीं हुए, और आपका गठबंधन जो है वो दूर रहा। 300 पार नहीं कर पाए 300 पार नहीं कर पाए, जनता ने चिमटा दिया। मुझे इसी थेथरोलॉजी से जो है ना बड़ा परेशानी होती है। आप लोग जो है ना अपनी गलत बात को भी ऐसे प्रमोट करते हैं जैसे लग रहा है मतलब क्या मिल गया हो। सुरेंद्र स्वामी जी के पास मैं जाना चाहूंगा। सुरेंद्र स्वामी जी, ये जो आप सब की बात आप सुन रहे हो, क्या आपको लगता है जो बीजेपी का कोर एजेंडा था, जिसपे 14 और 19 में जिसपे सवार होकर के बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, और उसके बाद उस दिशा में काम भी हुआ था, बहुत सारे फैसले हुए, 370 हटाया गया, यूसीसी लाया गया, बाकी पोक की बात थी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी आनी थी, पाइपलाइन में थी। क्या आपको लगता है ये सारी चीजें जो है अब शिथिल पड़ जाएगी, 5 साल के लिए इस ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, या ये एनडीए का भी मुद्दा हो सकता है? मुकेश जी, मेरा ये मानना है कि कुछ मुद्दे ऐसे होंगे, क्योंकि ये अब गठबंधन की कोalition की सरकार है, तो उसमें एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेकर तो चलना ही पड़ता है। तो इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई भाजपा अपने हिसाब से मनमानी से कुछ कर पाएगी, तो कोalition को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुद्दों को देखें तो कुछ मुद्दों को छोड़कर, जिनके लिए संविधान में संशोधन जरूरी है, उन मुद्दों को छोड़ करके और कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिस पर एनडीए अपनी एक सहमति नहीं बना पाएगी और उन मुद्दों को लागू नहीं कर पाएगी। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो मुद्दा है, ये तो अगर इनको बहुमत भी बहुत ज़्यादा होता तब भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी राज्य की विधानसभाओं में भी जाना पड़ता। बिल्कुल, उनको लिए उनको काफ़ी मतलब उसमें अभी बहुत काम होना है। लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे आपने कहा यूसीसी का मुद्दा है, यूसीसी का मुद्दा रिलीजन का मुद्दा नहीं है, ये जेंडर इक्वलिटी का मुद्दा है। और अगर केंद्र में ये नहीं भी ला पाते हैं, मान लो कोई अड़चन है, तो हिंदुस्तान में 3/4 जगह इनकी सरकारें हैं, बिल्कुल जैसे इन्होंने उत्तराखंड में लगाया है, सब जगह लगा देंगे, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। जनसंख्या जो नियंत्रण है वो भी उसी से लिंक है, और जनसंख्या नियंत्रण तो देश की जरूरत है, तो उसमें तो सभी पर लागू होगा। अगर सरकार ये सोचती है कि हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, तो हमेशा यही होता है कि या तो वॉलंटरी होगा या उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे बीच में चुनाव में, पंचायत के चुनाव में आया था कि भाई अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल, तो मैं नहीं समझता ये भी। बाकी जो है वो स्टेट एक्ट है, वो अमेंडमेंट के हैं। जैसे मान लीजिए आपने वक्फ बोर्ड की बात की, तो वक्फ बोर्ड के जो 2-3 प्रोविजंस हैं जो कि उनको बहुत पावर देते हैं, वो एक्ट अमेंड करना है, इनके पास बहुमत है, एक्ट अमेंड कर देंगे। कोई भी इशू ऐसा मुझे नहीं लगता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन तो वैसे भी इस 5 साल का एजेंडा हो नहीं सकता था, कि कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। जहां तक हिंदुत्व की बात है, जहां तक इस एजेंडे को लेकर के चलने की बात है, तो हिंदुत्व का एजेंडा तो कोई सरकारें लेती नहीं है, तो हिंदुओं को ही लेके चलना पड़ेगा। ये तो वीएचपी वाले ही बताएंगे कि वो उसको कितना जगाएंगे और कितना लेकर के जाएंगे। भाई जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी हिंदू ही है ना। बिल्कुल, तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकार की नहीं होती है। लेकिन जो विरासत की इश्यूज हैं उनमें कोई अमेंडमेंट संविधान में चाहिए नहीं। अगर आपको राम मंदिर है तो आप तो राम मंदिर कानून से बनाया नहीं, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट से बना है। कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट में चल रहा है, भोजशाला का मामला भी कोर्ट में चल रहा है, काशी विश्वनाथ का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। तो इनका तो सरकार से कोई लिंक नहीं है, तो ये मामले तो वहीं से होने हैं। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी जो असली जो इनके एजेंडे थे, जो एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है और 10 साल के बाद एक सरकार दोबारा तीसरी टर्म में रिपीट हो रही है, ये तो नंबर गेम है कि साहब इनको हमने रोक दिया, इनको हमने रोक दिया। अरे आप तो तीसरी बार भी विपक्ष में ही बैठेंगे ना। 5 साल आप यही करते रहेंगे कि ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार गिर जाएगी, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। पर हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि कांग्रेस और गठबंधन को तो विपक्ष में ही बैठना है, सरकार में तो नहीं बैठ पाएंगे ये। बिल्कुल। तो वो जो मुद्दे हैं वो इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेके मुद्दे हैं, वो जो मुद्दे हैं वो हमारी आर्थिक स्थिति कैसे तेजी से आगे बढ़ेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा, वो मुद्दे हैं। एग्रीकल्चर में तो उसमें तो कोई संविधान का झगड़ा ही नहीं है। बिल्कुल।
तो मैं वो तो नहीं नियत की समझता बात है, हूँ कि बिल्कुल। जो एजेंडा है उस एजेंडे में कोई इनको मुश्किलात आने वाली है। जहां तक ये बात है कि भाई उन्होंने ये कहा यूसीसी, अब वो तो उनका काम होगा उनको समझाना कि यूसीसी में न आपके धर्म पे कोई वो है, न आपकी पूजा पद्धति नहीं, पर है, लेकिन यूसीसी पे तो जो एनडीए के गठबंधन के नेता है नायडू ने तो साफ कर दिया जेंडर कि हम इक्वलिटी समर्थन का नहीं इशू है। जी। और जेडीयू ने तो कहा ही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी तो सरकार शुरू होगी गठबंधन की, जब एक बार शुरू होगी तो ये गठबंधन आगे बढ़ेगा या घटेगा ये तो फ्यूचर में है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब अब इन्होंने और 10 जोड़ लिए हैं पोस्ट पोल में। प्री पोल में तो इनके 292 थे ना, पोस्ट पोल में हो गए 303 आ जा रहे हैं न्यूज। बिल्कुल। तो क्या पता है कल को और कौन कौन उसमें जुड़ जाएंगे। तो फिर ये तो सब देखिए, मेन इशू ये है कि मोदी जी का जो कमिटमेंट कंट्री को आगे एक मजबूत राष्ट्र बनाने का है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। और अग्निवीर का भी मैं यहाँ पे, आपने चूंकि जिक्र किया है बाकी मुद्दों का, तो अग्निवीर में तो खुद राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि भाई हमारा बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल उन्होंने आश्वासन दे दिया था। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा था कि जो है रिव्यू करेंगे, अभी बैच तो निकलने दो, अभी तो भर्ती शुरू हुई है। और मैं मुकेश जी आपके जरिए आपके जो आपके सुनने वाले हैं उनको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल भर्ती फौज में 60-70 हजार होती थी एनुअल। बिल्कुल। इनका इंटेंशन ये है कि हम इसको 3 लाख तक ले जाएंगे और उसमें से 70-80 हजार रखेंगे, बाकी को हम डिस्चार्ज कर देंगे। वो आपके पास एक ट्रेंड पर्सनल है जो अवेलेबल होंगे कंट्री में। बिल्कुल। और कभी भी जो 2.5 वार की बात हो रही है ना, आप समझ रहे हैं 2.5 वार क्या है? बिल्कुल। मतलब चाइना है, पाकिस्तान है और इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। बिल्कुल। तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास ट्रेंड पर्सनल की एक बहुत बड़ी फोर्स खड़ी हो जाएगी। पूरे देश को एक तरीके से सैन्य शिक्षा, सैन्य की जो प्रशिक्षण है, इस तरीके से 10 साल 15 साल 20 साल के बाद जो है पूरे देश में हर एक घर में एक सैनिक होगा, एक राष्ट्रभक्त होगा, एक जो प्रोटेक्ट कर सकता है उस तरह के। लोगों को सेटबैक जरूर है, लेकिन इसमें कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार तो बन ही रही है। नंबर तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। अभी तक जितनी सरकारें बनी, कांग्रेस को तो मतलब कभी सीटें ही नहीं आई इतनी। बिल्कुल। अब एक चीज देखिए, दो चीजें सुरेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझाया। अब मैं इकबाल साहब और खेमचंद जी के पास जाना चाहूंगा। मैं एक चीज, ये तो वैसी चीजें थी जो बीजेपी अपने इस एजेंडे पे काम करना चाहती थी, जिसपे शायद नंबर नहीं आने के कारण ये थोड़ा सा डिले होगा, या आपको जो है एनडीए के अपने पार्टनर को समझाना होगा और उनकी रजामंदी से ही आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बढ़ा जा सकता है, जैसा कि सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा। लेकिन एक चीज और है इसमें, एक है कि एक ये तो आपका एजेंडा था, लेकिन क्या है जो एनडीए का एजेंडा, जो एनडीए के जो पार्टनर है उनका एजेंडा, अगर हम बात करें नीतीश कुमार जी का, नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना के पक्ष में है और बीजेपी जातीय जनगणना को सीधे तौर पे, अपरोक्ष तौर पे जो है इसका विरोध करती है। हालांकि जब बीजेपी की सरकार थी वहां पे तो साथ में उन्होंने इसका समर्थन किया था, लेकिन बाद में फिर दोनों की सहमति से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब विपक्ष का यह कोर एजेंडा हो गया जातीय जनगणना। अब जातीय जनगणना वाला जो मुद्दा है, उस मुद्दे पर क्या करें? अगर मान लीजिए एनडीए के जो जितने घटक दल वो बोले नहीं जातीय जनगणना हमको करना है, तो बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? खेमचंद जी। मुकेश जी, ऐसे नकारात्मक जितने भी टॉपिक थे उन्होंने, विपक्ष वालों ने खूब उठाए, इंडिया गठबंधन वालों ने खूब उठाए। क्या हुआ? क्या उनको सत्ता मिली? नहीं मिली। जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जनता ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया, इनके मुद्दों को भी रिजेक्ट कर दिया। सरकार किसकी बन रही है? मोदी जी की बन रही है, जिन्होंने 4 जातियां हैं, 4 जाति बताई, विशेष जाति, वो है युवा की, महिला की, किसान की और गरीब की। उनका हम उत्थान करेंगे तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपने ये 4 जातियों के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। खेमचंद जी, ये तो तब करेंगे ना जब उनकी आपकी अपनी सरकार, अब तो जो आपके साथ पार्टनर हैं उनकी बात माननी पड़ेगी ना आपको। अब देखिए, वाजपेयी का काल भी हम लोगों ने देखा है, वाजपेयी जी के काल को भी हम लोगों ने देखा है, एनडीए सरकार के काल को हम लोगों ने देखा। बहुत चीज ना चाहते हुए भी सरकार को करना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इसमें कमजोर, मैं एक बार अमितोष 2 चीज सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा। सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा कि हिंदुत्व का मुद्दा तो हिंदुओं का है, विश्व हिंदू परिषद जो है वो इसको बताए कि इस अलग को जगा के कितनी देर तक रख पाती है और सरकार पे कितना दबाव बना पाती है। क्या आपको लगता है कि एनडीए की सरकार आ जाने के बाद आप लोगों का दायित्व, आप लोगों का रोल जो है, आपकी भूमिका और मजबूत? जी आऊंगा। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, आप बात कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है।
मेरा अनुरोध है, क्योंकि आपके चैनल को पूरे विश्व में देखते जी। हैं और नकारात्मकता फैलाने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला देना चाहता हूँ, जो भी मुद्दा, जो भी पॉलिसी, जो भी काम देश हित के लिए जरूरी है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है, भारत को पुनः विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए जरूरी है, वो होंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कमजोर नहीं हुए, पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत बड़ी बात है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे काम होंगे, आगे पीछे प्रायोरिटाइज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं, रोड मैप बन चुका है और रोड मैप के आधार पे काम होगा। अच्छे काम के लिए कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नेगेटिविटी। हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हमारी तो चिंता है, सनातनियों की चिंता है, हिंदू समाज की चिंता है, देश की चिंता है कि इसमें कोई बाधा ना उत्पन्न करे, और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। अमितोष जी, क्या लगता है आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपका वर्कलोड बढ़ गया है? निसंदेह मुकेश जी, और संगठन की तो जिम्मेदारी, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में रहे, हिंदुत्व की आवाज को उठाना और प्रबल करना। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा सरकार में रही और उसके बाद हिंदुओं की आवाज विश्व हिंदू परिषद ने नहीं उठाई, निरंतर रूप से उठाई गई है। कई विषय हुए, आपके माध्यम से उठाइए, अलग अलग तरीके से भी उठाई। लेकिन हाँ, मैं एक बात समझता हूँ, दो विषय। पहला विषय यह है कि जिस तरह से भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस बात को हमारे को स्वीकारना होगा कि ये एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुना है। 2 लगातार 2 टर्म से वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, इसलिए ये देश हिंदुत्व की, सनातन की बात कर पाया था। आप उठा के देखिए, जितने भी इलेक्शन रैलीज हुई है उसमें उठा के देखिए, जो एनडीए के अलायंस निकली है, किसी तरह से प्रखरता से, अगर उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, चाहे वो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कही हो, चाहे वक्त की बात कही हो, चाहे प्रॉपर्टीज की बात कही हो, किसी तरीके से जो बात कही, किसी भी अलायंस ने वो बात नहीं करी। और आप ये बात समझिए कि घर की 4 दीवारी में रहता हुआ, परिवार के नाता जोड़ा वही व्यक्ति परिवार का सदस्य कहलाता है। बाहर के जो लोग आते हैं वो सिर्फ अलायंस कहलाते हैं, और अलायंस का संबंध जो होता है वो परमानेंट संबंध नहीं होता है, वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स, वो मुद्दों पे आधारित संबंध था। अब मैं एक बार इकबाल जी के पास जाऊंगा। इकबाल जी, क्या आपको लगता है कि अभी जो एनडीए की सरकार बन रही है, विपक्ष की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और विपक्ष की भूमिका, मजबूत भूमिका में कांग्रेस आ रही है? क्या जिस तरीके से पिछले 2019 और 2014 में विपक्ष की भूमिका थी, किसी भी बड़े मुद्दे पर जो भी कानून पास हुआ उसमें विपक्ष साथ नहीं दिया, उन्होंने बहिष्कार किया था बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे। जब 370 पे भी चर्चा हो रही थी वोटिंग के दौरान, आप लोगों ने उसका बहिष्कार किया था, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे आप लोगों ने बहिष्कार किया था। क्या अब एनडीए की सरकार में कांग्रेस का रुख बदलेगा, या चूंकि एनडीए की सरकार है, कोई चीज आपको लगता है कि नहीं, अब जो है विपक्ष के लिए भी एक स्पेस होगा और उसका फायदा कांग्रेस जो है उठाएगी? देखिए, जनता का जो भी हित का मामला होगा तो उसको तो मुद्दा उठेगा। पार्लियामेंट इसीलिए बना है ना, वो ऐसी मंदिर है जहां पे जनता की आवाज को प्रतिनिधि बन के जाता आदमी उठाने के लिए। तो अगर विपक्ष बन के जाना है तो विपक्ष की भूमिका यही होती है कि जनता की आवाज बने। तो सबसे पहले नीतीश जी से सवाल होगा कि नीतीश जी, आपने जाति जनगणना की बात की थी और जाति जनगणना आपने बिहार में कराई है, और देश में वादा किया था कि अगर देश में हम कभी भी बनेंगे या देश में आएंगे तो हम जाति जनगणना कराएंगे। तो ये सवाल तो आएगा और पार्लियामेंट में उठाया भी जाएगा और उनसे मजबूर किया जाएगा कि जाति जनगणना पूरे देश में हो। सबसे पहला सवाल इस बात का है। दूसरा, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं, आप पूछिए, अब बात की समय कमी है हमारे पास जी। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा जनता की आवाज उठाई है। और तीसरी चीज कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मंच से नफरत भरी आवाजें निकली बीजेपी के नेताओं की, लेकिन मैं पूरे देश की जनता को सलाम करता हूं, और उत्तर प्रदेश की, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को मैं सलाम करता हूं कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। चलिए, सेकुलरिज्म जिंदा है, और आपको लगता है कि ये चीज़ जो है देश की जनता ने किया है, तो ये जनता जो भी फैसला करती है हम सबको उसको स्वीकार करना पड़ता है। लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के इस मुद्दे में जो नंबर्स आए हैं वो नंबर निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस को रिजेक्ट करने वाला है। कांग्रेस अभी भी लगातार तीसरी बार 3 डिजिट को पा नहीं सकी है, फिर भी आप लोग इस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यही बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। कितना नारा लगाया कांग्रेस मुक्त भारत का, जैसे जैसे कांग्रेस। नहीं, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है विपक्ष जो है मजबूत हुआ है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि आप लोग का रिएक्शन इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने चुनाव जीत लिया है और आपके नेता जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार आपको आईना दिखा रहा हूं कि सच्चाई भी समझिए। ठीक है, आपकी हालत जो है ना, जो आप मरणासन थे ना, वो आप थोड़े स्वस्थ हो रहे हैं,
इतना ही है। आप मृत प्राय मरणासन थे, वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर हट गया आपका, इतना ही फर्क है और इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए इकबाल अहमद जी आपका, और खेमचंद शर्मा जी आपका, अमितोष पारिक जी आपका, और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी की सरकार 2024 में आई थी और जनता का अपार बहुमत, अपार प्रेम मिला था, वो 2024 में जिस तरीके से कम हुआ है, उसी तरीके से, उसी रेशियो में ये सारे मुद्दे भी जो है ठंडे बस्ते में जाने के खतरे जो है उसके बढ़ गए हैं। लेकिन कोशिश होगी बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी की, और जो हिंदुवादी संगठन है वो भी उन पर दबाव डालेंगे और डालते रहेंगे कि ये जो एजेंडा बीजेपी का था वो एजेंडा एनडीए का भी हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।